वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए एटीपी के मुख्तलिफ सेमेस्टर में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बीएस मुख्तलिफ सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स ये टॉपिक को पढ़ते हैं। आज मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स का ताल्लुक है डाटा से, कि इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ तरह की स्टडी करते हैं, उसमें डाटे को कलेक्ट किया जाता है। अब डाटे के कलेक्शन के बाद उसके किसी रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए कि आपने डाटे के बारे में कोई कंक्लूजन निकालना है तो आपको कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा इससे पिछले टॉपिक में, हम डाटे की क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उसको थोड़ा आसान शक्ल में कन्वर्ट कर दें और उसके बारे में हम कंपैरिजन कर सकें। क्लासिफिकेशन के बाद अगर किसी बेहतर रिजल्ट तक पहुंचना है तो हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब एवरेज की मदद से आप डाटे का किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स को वो एवरेज डिफाइन नहीं करती, क्योंकि बाज़ दफ़ा डाटा ऐसा होता है कि डाटे की एवरेज तो एक जैसी होती है, लेकिन मुख्तलिफ टाइप के डाटे में वेरिएशन मुख्तलिफ होती है, यानी वैल्यूज़ में डिफरेंस कम ज़्यादा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा एवरेज का आंसर सेम आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी मदद से हम डाटे की उसकी एक्सटेंशन, वेरिएबिलिटी या उसमें कितना डिस्पर्स है फैला हुआ डाटा, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की ना दो मेन टाइप्स हैं और उसी हिसाब से हमने इसके फार्मूले पढ़ने हैं। दो टाइप्स याद रखनी है। डेफिनेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये अक्सर आती है और एमसीक्यूज़ में भी ये डेफिनेशन आती है। अब इसमें एक टाइप होती है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट यानी डिस्पर्शन, जैसे हमने देखा कि हमने डाटे में वेरिएशन को मेजर करना है, तो इसकी डेफिनेशन में दो टाइप्स हैं, एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या है? इट मेजर्स द डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट्स आर इन द स्केल ऑफ यूनिट। यानी इसमें डिस्पर्शन जो है ओरिजिनल डाटे की जो यूनिट है उसी यूनिट में डिफाइन होता है या फिर यूनिट का स्केल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द यूनिट ऑफ डाटा आर रुपीज़ किलोग्राम मीटर, अगर आपके पास डाटा रुपीज़ की शक्ल में है, किलोग्राम की शक्ल में है या मीटर्स की शक्ल में है, तो जो डिस्पर्शन है वो भी आप उसी यूनिट में डिफाइन करेंगे। देन यूनिट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल आल्सो बी रुपीज़, मीटर एंड किलोग्राम। दूसरी टाइप है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इज वन दैट मेजर द इन द फॉर्म ऑफ रेशो, यानी आप आंसर को परसेंटेज में, रेशो में या रिलेटिव डिस्पर्शन में डिफाइन करेंगे एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। ये यूनिट से आज़ाद है, यानी इसमें हम बताते हैं कि डाटे में इतने परसेंटेज वेरिएशन आ रही है, इतने परसेंट दूसरे से ये डिफरेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इट इज़ यूज़फुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा। तो अब दोनों की टाइप्स के फार्मूले मैं आपको समझाऊंगा जो आपके न्यूमेरिकली आपको हेल्प देंगे। पहले एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है, हर फार्मूले के साथ उसका रिलेटिव डिस्पर्शन यानी उसका कोफिशिएंट भी होगा। अब इसकी कुछ मेन टाइप्स हैं वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। अच्छा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की मेन टाइप्स, पहले ये भी पॉइंट याद रखने कि टाइप्स के नाम कौन कौन से हैं, फिर नाम जब आपको याद होंगे फिर उसी तरतीब से फार्मूले में समझाऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें ये टाइप्स हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और ये है रिलेटिव। इसमें सबसे पहली टाइप है रेंज, फिर है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, और इसी तरह मोमेंट्स। रेंज के साथ इसका जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और क्वार्टाइल डेविएशन के लिए है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसी तरह मीन डेविएशन के लिए है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया जाती है। और मोमेंट्स में मोमेंट्स रेशो है, एक B1 या बीटा 1 और B2 बीटा 2। और इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी कैलकुलेट किए जाते हैं। अब वन बाय वन करके मैं आपको समझाने लगा हूँ। डिस्पर्शन चैप्टर 4 में सबसे पहली टाइप है रेंज। रेंज कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। रेंज का मतलब होता है लिमिट्स, हदूद, कि आपके डाटे की कितनी लिमिट्स हैं, क्या किस रेंज में डाटा आपका लाई करता है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप आपके मार्क्स जो है सब्जेक्ट में किस रेंज में आएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसके मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को डिफाइन करेंगे कि मेरे मार्क्स 40 से लेके 60 तक की रेंज में आ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 60 to 90 या 60 to 100 भी आ सकते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले रेंज का फार्मूला देखें। ये अगर आपके पास अनग्रुप डाटा, रेंज के लिए आप चाहे क्वेश्चन अनग्रुप डाटे का है या ग्रुप डाटे का है, इसके लिए आप एक ही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं।
ग्रुप डेटा के लिए वैसे सेकंड फार्मूला भी है, लेकिन पहले मैं अनग्रुप डेटा का वो फार्मूला जो आप ग्रुप डेटा में भी यूज़ कर सकते हैं वो समझाऊंगा। सबसे पहले रेंज का फार्मूला देखें। रेंज के फार्मूले में हम लिखते हैं एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स जाहिर करता है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, आप एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे ज़्यादातर हम बुक्स में एक्स यूज़ करते हैं, तो एक्स के हिसाब से हम लिख रहे हैं कि एक्स एम माइनस एक्स। एक्स एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन डाटा। जो आपके पास रकमें दी हुई हैं उसमें जो एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपने एक्स एम के इक्वल रखनी है। तो यहाँ पे इस डाटे के हिसाब से एक्स एम की वैल्यू आ रही है 50। एक्स एम इज इक्वल टू 50। उसके बाद दूसरी टर्म यूज़ हुई है एक्स नॉट पढ़ेंगे या एक्स ओ भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू एक्स वेरिएबल्स की मिनिमम वैल्यू जो डाटा में है उसको आपने रखना है एक्स नॉट के इक्वल। तो एक्स नॉट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 30। यानी इस क्वेश्चन की रेंज क्या बन रही है फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ये है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए पूछा जा सकता है सवाल में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी इसकी रिलेटिव डिस्पर्शन का फार्मूला पहले आपने लिखना है एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। यानी मैक्सिमम टर्म और मिनिमम टर्म को माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे, फिर आपस में डिवाइड कर देंगे तो उसका निकल आएगा कोफिशिएंट। यानी हमने पहले सिर्फ माइनस किया था 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 30, ये बन रहा है 25। ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया रेंज फॉर अनग्रुप डेटा। अब रेंज का सवाल है ग्रुप डेटा में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रेंज। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास ग्रुप डेटा है, पहले तो इसमें देखें एक होती है क्लासेज इसमें दी हुई और साथ होता है फ्रिक्वेंसी। अब ग्रुप डेटा में रेंज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला तो वही यूज़ होना है, रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब इसमें x है मैक्सिमम वैल्यू एक्स एम और x नॉट है मिनिमम वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे क्लासेस हैं और एक फ्रिक्वेंसी है, तो इससे पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x यानी मिड पॉइंट, अगर हमने पहले वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है तो मिड पॉइंट के लिए क्या तरीका है कि आप इन दोनों को लिमिट्स को प्लस करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। यानी 60 प्लस 62 जो आंसर आएगा उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है 61। इसी तरह 63 और 65 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 64। ये मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें। मिड पॉइंट आपके पास होता है x के बराबर, इसको x रखा जाता है। अब आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम पॉइंट आपके पास आ रहा है 73, मिनिमम पॉइंट आ रहा है 61। 73 माइनस 61 तो आपके पास रेंज कैलकुलेट होगी x वैल्यू की मदद से। और बाज़ दफ़ा x के बजाय क्लास बाउंड्री की मदद से भी आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए ये देखें, ये क्लास बाउंड्री हमारे पास बनी हुई नहीं है यहाँ पर, यानी ये दो लिमिट्स अगर डिफरेंट आ रही हैं तो समझे ये क्लास लिमिट्स है। ये दो लिमिट्स अगर सेम है तो ये क्लास बाउंड्री है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्री में। उसका तरीका ये है कि इन दोनों को देखें कि इनमें डिफरेंस क्या है। 63 माइनस 62 1 डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर आएगा उसको हाफ कर देंगे और जो रिजल्ट बाकी बचता है वो आपने लोअर लिमिट में माइनस करना है। यानी यहाँ पर 60 में से माइनस करेंगे 0.5, 59.5 और इसमें प्लस कर देंगे। हमें सबसे पहले ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए और आखिरी ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री चाहिए। तो आप अगर इसमें 74 में जमा करेंगे तो ये बनेगा 74.5। इसी तरह अगर इसमें माइनस करेंगे 71.5, यहाँ पे 71.5 और ये 69 में से 68.5। रेंज के लिए ये हमने क्लास बाउंड्री इसकी इस तरह बना लेनी है। क्लास बाउंड्री अगर तो पहले से गिवन है, फिर आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम क्लास बाउंड्री है लास्ट ग्रुप में होगी अपर क्लास बाउंड्री, और फर्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों को माइनस कर देना है। रेंज निकालने के लिए आप करेंगे रेंज इज इक्वल टू 74.5 माइनस 59.5। तो ये सेकंड मेथड है रेंज का, जिस हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उसकी एक टाइप इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जिस सिंपल बिल्कुल आसान सा तरीका था रेंज को सॉल्व करने का। रेंज के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन टॉपिक में नेक्स्ट फार्मूला आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है
कि क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस, यानी उसको कैलकुलेट करने का तरीका डिफाइन किया हुआ है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स, यानी ये Q3 और Q1 के डिफरेंस को आपने हाफ कर देना है। यानी क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला बन रहा है वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में क्या करना है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। फार्मूला बहुत आसान है अगर तो आपको क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना आते हैं, और अगर नहीं भी आते तो अब मैं उनको समझाने लगा हूं कि आपने क्वार्टाइल्स कैसे निकालने हैं। अब ये देखिए ये फार्मूला जो Q3 माइनस Q1/2, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब दोनों फार्मूले जो क्वार्टाइल डेविएशन का और कोफिशिएंट का, अब डाटा चाहे अनग्रुप हो या फिर ग्रुप डाटा हो, यानी डाटा की दो टाइप्स हैं, दोनों के लिए क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में चेंज नहीं आएगा। चेंज होगा तो Q1 और Q3 की कैलकुलेशन में चेंज आएगा। अब Q1 और Q3 अनग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो पहले मैं बताता हूँ कि आपने Q1 और Q3 मेन चीज है इसमें कैलकुलेट करना। ये Q1 कैसे कैलकुलेट होगा, Q3 कैलकुलेट कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिवन डाटा है, आपके पास एक क्वेश्चन है उसमें ये हमारे पास डाटा गिवन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए कि हम एग्जांपल को अब सॉल्व करने लगे हैं। ये एग्जांपल का डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास रॉ डाटा, और ये अनग्रुप की फॉर्म में है। Q1 कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये याद रखना है, हमने सबसे पहले अरेंजमेंट करनी होती है डाटा की जब क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हो या मीडियन कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले उसको तरतीब में लिखेंगे। तरतीब हम छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ, यानी सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, ये इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तरतीब सऊदी यानी छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ आपने मूव करना है। तो इसमें ढूंढा कि सबसे छोटी वैल्यूज है 1040, वो हमने सबसे पहले लिखा, फिर 1080 उसके बाद, इसी तरह उससे जो बड़ी वैल्यू है 1120 उससे नेक्स्ट। ये आपने रीअरेंज कर दिया डाटे को, ये हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम Q1 का फार्मूला देखेंगे कि Q1 के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है। फॉर Q1 फाइंड n+1/4 वैल्यू, यानी Q1 कैलकुलेट करने के लिए हमें n+1/4 वैल्यू ढूंढनी है अपने डाटा में से। अब इसका फार्मूला तो बज़ाहिर सिंपल सा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपने थोड़ा सा जहन में पॉइंट रखने हैं कुछ, कि जब आप n लिखेंगे, n की जगह एक तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है ये काउंट कर लेना है। ये अनग्रुप डाटा में ये मेथड यूज होगा, ग्रुप डाटा में यूज नहीं होगा। n की जगह आपने नंबर ऑफ वैल्यूज, हमारे पास 10 है, 10 + 1 11/4, ये आ गया 2.75 वैल्यू। अब 2.75 वैल्यू जो आपने लेनी है उसके लिए नेक्स्ट फार्मूले का स्टेप याद रखना है, क्योंकि ये हमारे पास Q1 का आंसर नहीं आया, ये उसकी पोजीशन मेंशन हो रही है कि यहाँ पे हमारा डाटा जो है फर्स्ट क्वार्टरली डाटा यहाँ तक डिवाइड हो सकता है। अब 2.75 को कैसे हमने सॉल्व करना है, इसके लिए आपने ये मेथड याद रखना है कि जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है यानी 2 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आपने लिखना है सेकंड वैल्यू। इसी तरह पॉइंट के बाद वाले डिजिट वो प्लस के साथ, प्लस के बाद आएंगे पॉइंट के बाद वाला डिजिट 0.75, और ब्रैकेट में आपने क्या करना है 2 से जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 3 वो वैल्यू यहाँ लिखनी है, लेकिन उससे पहले उसका फार्मूला बना लें। यहाँ पे लिखेंगे आप थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, यानी जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट था उसको स्टार्ट में भी मेंशन करना है उसकी वैल्यू को, और माइनस होने के बाद भी उसको लिखना है। अब ये याद रखें, ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये फार्मूला बनाया। इसमें अगर 2.75 के बजाय 3.75 या 3 पॉइंट समथिंग आ जाता, तो यहाँ आपने 2 के बजाय थर्ड लिखना था, और यहाँ थर्ड के बजाय फोर्थ लिखना था, और यहाँ भी 2 के बजाय थर्ड लिखना था। ये इस वैल्यूज, इस आंसर को देखते हुए हमने फार्मूला बनाया। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, यानी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड वैल्यू जो है आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ डाटा है वहां से देखना है कि सेकंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बन रही है। सेकंड पोजीशन पे बन रही है 1080, वो हमने यहाँ पे लिखा, फिर 0.75 पॉइंट के बाद वाला डिजिट सिर्फ लिखना है, इसको नहीं लिखना। और ब्रैकेट में यहाँ पे थर्ड वैल्यू था, तो आपने देखना है कि 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे लिखा, माइनस सेकंड वैल्यू जो आपके पास 1080 थी वापस उसमें से माइनस कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1110 Q1 का आंसर।
अब हम कैलकुलेट करेंगे इसी तरह Q3 कैलकुलेट करने लगे हैं। Q3 का फार्मूला देखिए, Q3 के लिए आपको कैलकुलेट करना है 3 इंटू एन प्लस 1/4 वैल्यू, यानी थर्ड क्वार्टाइल है तो उसके साथ जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 3 आ रहा है, आपने उसी फार्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करना है। एन की जगह आपने 10 लिखना है, +1 डिवाइड बाय 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट जो रिजल्ट आएगा ये आंसर आ रहा है 8.25। ये हमारे पास Q3 का आंसर अभी नहीं आया, इसको फिर फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे और Q थर्ड वैल्यू ढूंढेंगे। 8.25 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 वैल्यू प्लस पॉइंट के बाद वाले डिजिट जो है 25 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 8 से जो नेक्स्ट नंबर है वो है 9, यहाँ पे 9th वैल्यू लेनी है और -8th वैल्यू साथ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने डाटा में से वैल्यू देखनी है कि 8 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हमने काउंट किया 8 पोजीशन पे आ रही है 14, 40, वो यहाँ लिखेंगे पॉइंट के बाद वाला डिजिट, और 9th वैल्यू आ रही है 16, 80। इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.25 से मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट में आपने प्लस करना है। तो ये Q3 का आंसर आ गया 1500। अब क्वाड्रेंट डेविएशन का फार्मूला नीचे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है कि अब आपके पास जो रिजल्ट आया है एक Q1 का 1110 और एक Q3 का, ये हमारे पास सॉल्व होकर 1500 आ रहा है। ये यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है 1500 माइनस 1110 डिवाइडेड बाय 2, इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास 195 रिजल्ट आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी तरह अगर इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो आपने Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, यानी 1500 माइनस 1110 यानी 1110, उसके बाद 1500 प्लस 1110, इनको आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ये ग्रुप डेटा का मेथड था। अब इसी का अगर ग्रुप डेटा का सवाल आता है तो उसमें क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला तो चेंज नहीं होगा, लेकिन Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट करना है उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। वो ग्रुप डेटा के फार्मूले यूज करने हैं आपने, Q3 और Q1 के ग्रुप डेटा के फार्मूले यूज करने के बाद फिर आप उनके आंसर यहाँ पुट कर देंगे। क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा हमारे पास दिया हुआ है। सवाल इस किस्म का है कि इसकी एक तो क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी हुई है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्लास बाउंड्री अगर ना बनी हो तो फिर आप खुद बना सकते हैं, जैसे हम पिछले टॉपिक में ये पढ़ते रहे हैं क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका, वो थर्ड चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन में ये मेथड रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें Q1 और Q3 कैलकुलेट करना होगा। Q1 के लिए हमारे पास फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ n/4 माइनस सी। अब इसमें सबसे पहले कॉलम बनाना पड़ता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का, यानी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है इसको आपने सम अप करते जाना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। वो किस तरीके से होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखते हैं क्योंकि ये इस ग्रुप का टोटल है 2, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें पिछले ग्रुप को सम अप करके ऐड करके टोटल बताते हैं, वो बनती है उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यानी 2 + 5 7, और इसी तरह 7 + 6 जो रिजल्ट आएगा सम आएगा उसमें नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आपने जमा करते जाना है। 7 + 6 13, 13 + 5 18 और 18 + 2 20। ये हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बन गई। लास्ट वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अब हम सबसे पहले फार्मूले को देखते हैं कि Q1 के लिए हमें L H F n/4 माइनस सी इन सारों की वैल्यूज चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपने सॉल्व करना है n/4 वैल्यू। n हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो समेशन f = n। n की जगह आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये है ग्रुप डेटा। यहाँ पे वो काउंटिंग जो थी, नंबर्स जो थे वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए आपने उसका सम करके देखना है। फिर आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 20/4। 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 5th वैल्यू। अब इस 5 का क्या करना है, ये n/4 की जगह पे भी पुट होगा और इसकी मदद से हमने बाकी तमाम वैल्यूज को फाइंड करना है। Q1 का ग्रुप हमें मिल गया, यानी 5 आ रहा है, तो 5 को आपने सर्च करना है CF में कि 5 कौन सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में लाई करते हैं, यानी आसान लफ्जों में आप कह लें कि उससे जो बड़ी पहली वैल्यू होगी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की, CF के कॉलम में जो पहली बड़ी वैल्यू है वो Q1 का ग्रुप कहलाएगा। आपने उसकी मदद से क्या करना है, उसके सामने जो क्लास बाउंड्रीज बनी होनी चाहिए, याद रखें अगर क्लास लिमिट है तो उनको क्लास बाउंड्री में चेंज करें। यहाँ क्लास बाउंड्री बनी हुई है तो इसके सामने जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको आपने L की जगह पे पुट करना है और उसी के सामने फ्रीक्वेंसी F
एफ की जगह पे पुट करना है और उससे पहले कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के कॉलम में जो वैल्यू होगी वो सी की जगह पे पुट होगी। अब ये चीजें हमें कैलकुलेट हो गई। इसके बाद रह गया है एच। एच क्या होगा? हाइट ऑफ द क्लासेस, यानी उनके इंटरवल, उनके दरमियान फासला। वो आप इन दोनों को माइनस करके चेक कर लेंगे। 60 में से 50 को माइनस करें तो एच की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। ये Q1 का आंसर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह n/4 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस सी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब इसको माइनस करें, 5 में से 2 3, इसको इससे कैंसिल कर दें। 6 प्लस 50, तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है 56 Q1। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे Q3। Q3 का पहले फार्मूला देख लें, L प्लस H/F। यहाँ पे चेंज आनी है 3n/4 माइनस सी, यानी फार्मूले में यहाँ पे n/4 था, 3n/4 हो गया। सबसे पहले आप 3n/4 को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा 3n/4, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, 15। ये 3n/4 का रिजल्ट है, Q3 का रिजल्ट नहीं है। 15 को आपने दोबारा देखना है कि CF के कॉलम में इससे जो बड़ी वैल्यू है वो आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ये Q3 का ग्रुप है, ये Q1 का ग्रुप था, इसकी मदद से हमने Q1 का आंसर निकाला। अब आप इसकी मदद से तमाम वैल्यूज, यानी L की जगह पे आप पुट करेंगे 70, H की जगह पे इसका इंटरवल वही सेम 10 का इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी अब ये इसके सामने बाई चांस वो भी 5 ही आ रही है, तो यहाँ पे भी आप 5 पुट कर देंगे। 3n/4 ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर आ रहा है 15, माइनस सी जो है इस वैल्यू से पीछे जो रकम है 13। ये सेम उसी तरह आप इसको कैलकुलेट करें, Q3 का रिजल्ट बन जाएगा 15 माइनस 13 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये इससे कैंसिल कर दें, प्लस 70 लास्ट में हो जाएगा 4, 74। ये हमारे पास आ गया Q3। Q3 कैलकुलेट हो गया। अब क्वार्टाइल डेविएशन में पुट कर सकते हैं इजीली, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 74 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का, माइनस करके 2 पर डिवाइड कर देंगे तो 74 में से 56 निकालें तो ये बनता है 8 और 1, ये 2। इसके बाद बन जाएगा 9, यानी क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 9। और अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है तो यही रिजल्ट आप दोबारा उस फार्मूले में पुट करके कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं।